और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट। जो लोग लेवल 2 लेवल 3 करना चाहते हैं या तो लेवल 1 भी करना चाहते हैं, उसके लिए ये चैप्टर थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये चैप्टर में कैसे ट्रेनिंग लिया जाता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट काम कैसे करता है, पेनेट्रेंट टेस्ट काम कैसे, टोटल ऐसे कितने मेथड्स है, इसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डेप्थ में अभी डिस्कस करते हैं। जनरली देखा जाए तो यहाँ पे इतने सारे चैप्टर दिए गए हैं टोटल लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट के। पहला है एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, दूसरा है डीपीटी प्रिंसिपल एंड इट्स मेथड। अलग अलग टाइप के मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहते हैं जनरली, वाटर वॉशेबल मेथड, फ्लोरोसेंट मेथड, ड्राई। अगर डेवलपर है, ये नॉन एक्वास डेवलपर, यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये नॉन एक्वास है। तो नॉन एक्वास डेवलपर, ड्राई डेवलपर, वेट डेवलपर, ऐसे बहुत सारे टाइप्स। तो ये हम लोग जनरली धीरे धीरे आएगा, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ये सब चीज समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 है क्लीनिंग मेथड। क्लीनिंग करने का तरीका, पानी से भी क्लीन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक क्लीनर से भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं। क्लीनर से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कलर कर सकते हैं ना, क्लीनर से कर सकते हैं। फिर कुछ लोग अगर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है उसमें भी क्लीनिंग का स्वीप ब्लास्टिंग है, राइट। स्वीप ब्लास्टिंग से भी लोग क्लीन करते हैं, लेकिन डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में स्वीप ब्लास्ट से हमको क्लीन नहीं करना है। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी हम लोग पूरा डेप्थ में इसमें डिस्कस करेंगे। पिकलिंग पेसिवेशन हम करते हैं स्टेनलेस स्टील में, तो वन ऑफ द क्लीनिंग मेथड है, वो भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लीनिंग के बहुत सारे टाइप्स है, इक्विपमेंट उसमें कौन कौन से यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है उसके बारे में भी हम लोग सरफेस प्रिपरेशन एंड पेनेट्रेंट एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। जनरली कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ग्लास में हम नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ऐसा नॉन पोरस मटेरियल ओनली। नॉन पोरस मतलब एपोंज है, आपको दिखा रहा हूं ना, ये नॉन पोरस है, राइट। ये नॉन पोरस मटेरियल है, इसमें ही हम लोग डाई पेनेट्रेंट टेस्ट नहीं कर सकते। बाकी सभी जगह प्लास्टिक में करना है तो प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, ग्लास में करना है तो ये ग्लास जो है ना, इसमें भी हम कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे हम लोग डाई पेनेट्रेंट टेस्ट ना कर सके। हाँ, फर्क ये है कि सरफेस के कि किसी में हम लोग डाई पेनेट्रेंट, समझो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे एक सरफेस में यहाँ पे एक क्रैक है, ऐसा क्रैक तो हम पकड़ सकते हैं नहीं, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में हम लोग नहीं पकड़ सकते। बाकी वो सरफेस के ऊपर ओपन है तो उसी को हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद इमल्सिफिकेशन, कुछ कुछ पेनेट्रेंट ऐसे होते हैं, ये तो ना तो पानी से भी क्लीन होता है, ना तो फिर वो क्लीनर से भी क्लीन होता है। तो वैसे पेनेट्रेंट को हम लोगों को इमल्सिफिकेशन, पोस्ट इमल्सिफाई पेनेट्रेंट बोलते हैं। तो ऐसे भी काम होता है। तो यूरोपियन कंट्री है उसमें ऐसा काम होता है, यूरोपियन कंट्री है उसमें वो ज्यादा हेल्पफुल, हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए, ये बहुत डेंजरस है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लीनर है, नॉन एक्वास डेवलपर है, पेनेट्रेंट है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो वो लोग फिर बॉडी का भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम कर सकते हैं। वो लोग नॉन इमल्सिफिकेशन वगैरह सब मेथड यूज करते हैं। हम लोग जनरली ये विजिबल सॉल्वेंट जो है वही यूज करते हैं। इसके बाद ये है इवेल्युएशन कैसे करने का, वो डिस्कंटिन्यूटी के टाइप्स, कहाँ कितने टाइप्स के डिस्कंटिन्यूटी है, 3। जैसे कि जब मटेरियल का बर्थ होता है, ये जब प्लेट है वो प्लेट बनता है, तब उस टाइम पे जो डिस्कंटिन्यूटी आता है उसको इनहरेंट डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया, वो पूरा पूरा का पूरा प्लेट आएगा, लेकिन हमें पूरा प्लेट काम नहीं है, हमको छोटा टुकड़ा काटना है, तो काटने के टाइम पे कटिंग किया, तो वन ऑफ द मेथड हुआ कि कटिंग किया, उस टाइम पे भी डिस्कंटिन्यूटी आने का चांस है। वेल्डिंग मारा तो उस टाइम पे डिस्कंटिन्यूटी आने का चांस है। तो वो डिस्कंटिन्यूटी है, उसको प्रोसेस डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। सर्विस डिस्कंटिन्यूटी एक ऐसा है जिसमें वो मटेरियल बन गया, उसका काम हो गया, अभी वो इंस्टॉल होगा। समझो प्रेशर वेसल है, वो बन गया, बनने के बाद इंस्टॉल हुआ, फिर उसके अंदर फ्लूइड जाना स्टार्ट हुआ, इरोड कोरोड, वो सब चीज की वजह से जब डिस्कंटिन्यूटी आता है, तब वो हम लोग पूरा डीप में इसमें डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ओवरव्यू है, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज करके, यहाँ से आप जा सकते हैं। आपको चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन, आपको वहां पे पूरा का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे मेरा नंबर है, वो आप कोई भी टेक्निकल डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। देखो, पहला चैप्टर है एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन।
तो जनरली टोटल 16 टाइप के मेथड है। कितने? टोटल 16 टाइप के मेथड है। टोटल 16 का 16 जो मेथड है वो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन लेवल 1 कर सकते हैं ये 16 का 16 मेथड में, लेवल 2 कर सकते हैं या तो लेवल 3 कर सकते हैं 16 का 16 मेथड में। जो भी है वो ये कौन बोलता है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये 16 है, 18 है, 20 है, कौन डिसाइड करेगा? तो मेरे भाई वो जो है SNTTC 1A लेटेस्ट अभी 2020 चल रहा है, तो वो जो है वहां पे रिकमेंडेशन प्रैक्टिस लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ एनडीटी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन प्रैक्टिस SNTTC 1A 2020 है। उसमें यहाँ पे ये जो मैंने 16 लिखा हुआ है वो 16 का 16 मेथड में एनडीटी लेवल 1 कर सकते हैं, एनडीटी लेवल 2 कर सकते हैं, एनडीटी लेवल 3 कर सकते हैं। एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ओके, वो इसके लिए किया जाता है मटेरियल को बिना तोड़े हमको पता करना है कि ये मटेरियल को हम लोगों को डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर है कि नहीं है, वो फाइंड करने के लिए ये 16 मेथड यूज होते हैं। व्हाटएवर, ये एक अलग मैटर है कि हम लोग यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं खाली लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट का ही, राइट। तो बाकी तो मैं अभी पूरा का नाम बोलता हूं कि एक्वास्टिक इमिशन टेस्टिंग, वो भी एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, ग्राउंड पेनिट्रेंट रडार, गाइड वेव टेस्टिंग, लेसर मेथड टेस्टिंग, लीक टेस्ट भी होता है ना। बहुत सारे लोग लीक टेस्ट में एनडीटी लेवल 2 करवाते हैं कि नहीं करवाते, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो यस, डेफिनेटली लीक टेस्ट भी होता है। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, इसको भी मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये भी फेमस मेथड है। यहाँ पे एक स्टार, एक यहाँ पे, ठीक है। 10 नंबर है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी टेस्टिंग। पहले ये नहीं था, पहले के पुराने एडिशन में नहीं था, ये अभी ऐड हुआ, ठीक है। इसके बाद ये है न्यूट्रॉन रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग ये हम जनरली करते हैं। थर्मल इंफ्रारेड टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, ठीक है। इसमें भी जनरली लोग करते हैं वाइब्रेशन एनालिसिस एंड विजुअल टेस्टिंग। तो जनरली हम लोग ये जो है 5 मेथडों में एनडीटी लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 जनरली करते हैं क्योंकि ये मोस्ट फेमस मेथड है, राइट। और हम लोगों को इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज है। ओके, तो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग कैसे होना है, सर्टिफिकेशन कैसे होना है। वो it is important that the technician and supervisor be qualified in liquid penetrant testing method before the technique is used and test result evaluated। अभी मैं आपको ये बोलूं, ये लाइन का मीनिंग कि कोई ऐसा बंदा है कि समझो यहाँ पे कोई एक बंदा आया, वो एनडीटी लेवल 2 करने के लिए आया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने स्टडी स्टार्ट किया, फिर कंपनी में जाके सर मैंने स्टडी स्टार्ट कर दिया है, लाओ मैं रिपोर्ट साइन कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी एनडीटी टेक्नीशियन हो, सुपरवाइजर हो, वो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट क्वालिफाइड करना चाहिए। और वो क्वालिफिकेशन करने के लिए भी उसको ये पूरा समझना जरूरी है। उसी की वजह से यहाँ पे लिखा है ना कि इंपॉर्टेंट दैट द टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर बी क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर अब तो अभी यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो क्वालिफाई नहीं है अभी। तो ऐसा दिल में नहीं रखने का कि हाँ देखो कोड का लोग है ना तोड़ मरोड़ के बहुत अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, राइट। ऐसा होता है ना, साहब मैंने तो स्टार्ट कर दिया है एनडीटी लेवल 2 में हो, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, लाओ मैं रिपोर्ट साइन कर देता हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो आगे आएगा तो मैं दिखाएगा, समझाएगा। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट मेथड बिफोर द टेक्निक यूज्ड, टेक्निक आप यूज करते हैं उससे पहले या तो रिजल्ट इवेल्युएट करते हैं उससे पहले आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है। बिना क्वालिफिकेशन हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, इवेल्यूशन हो या टेक्निक यूज हो, व्हाटएवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रिकमेंड मतलब एक आपको गाइड करता है। क्या गाइड करता है? ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग द डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन प्रैक्टिस। आपको SNTTC 1A समझना है। ओके, SNTTC 1A 2020 जो है वो भी मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं। आप ड्राइव में देखेंगे तो वहां पे SNTTC 1A 2020 पूरा का पूरा रिकॉर्ड मैंने समझाया है कि इसमें क्या है, क्यों रिटर्न प्रैक्टिस क्या है, उसके अंदर कितना आवर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सब चीज इसमें मैंने डिस्कस में समझाया। लेकिन ये चैप्टर में भी थोड़ा जो पेनिट्रेंट रिलेटेड है उसका हम लोग देख लेंगे, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एम्प्लॉयर, ये डॉक्यूमेंट क्या करता है? एम्प्लॉयर को गाइडलाइन करता है, नेसेसरी गाइडलाइन, प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड नॉट टेक्नीशियन इन ऑल मेथड। मतलब खाली टेक्नीशियन को ही नहीं, सभी लोगों को वो गाइडलाइन करता है, स्पेशली एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय मतलब
समझो L&T है, रिलायंस है, तो वो लोगों को रिटर्न प्रैक्टिस आपको बनाना है और प्रॉपरली क्वालिफिकेशन कैसे करना है, प्रॉपरली टेक्नीशियन हो या सुपरवाइजर हो या एनडीटी लेवल 2 हो, लेवल 3 हो या लेवल 1 हो, उसको कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में पूरा डिटेल में वो समझाता है। ठीक है, टू कंप्लाई विद दिस डॉक्यूमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट इस्टेब्लिश, देखो जहां पे अगर मस्ट वर्ड आता है तो उसका मतलब कंपल, मस्ट, शेल बी, कोड के अंदर भी आप ये समझो इतने 3 वर्ड आते हैं, इसका मतलब कंपलसरी आपको फॉलो करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप उसको डेविएट नहीं कर सकते। ठीक है, जहां पे शुड बी आता है, जहां पे शुड आता है, जहां पे मे आता है, जहां पे मे बी आता है, वो आपको एक रिकमेंडेशन गाइडलाइन करता है, आपको ऐसा करना चाहिए, आप करना है तो भी ठीक है, नहीं करना है तो भी ठीक है, वो डिपेंड ऑन यू कि आपको वो फॉलो करना है कि नहीं। लेकिन ये वर्ड आया तो आपको भूलना नहीं है, आपको कंपलसरी फॉलो करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। टू कंप्लाई दिस डॉक्यूमेंट द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, L&T, रिलायंस, जो भी है बड़ी बड़ी कंपनी हो, जो भी सभी कंपनी के लिए ऑल ओवर डिस्कस करता है, इसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर मस्ट इस्टेब्लिश्ड, मस्ट इस्टेब्लिश मतलब कि आपको बनाना ही है क्या, रिटर्न प्रैक्टिस। रिटर्न प्रैक्टिस आपकी कंपनी के पास, अगर आप एनडीटी का परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी कंपनी के पास रिटर्न प्रैक्टिस होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं, अरे हमने तो कभी देखा है नहीं है रिटर्न प्रैक्टिस, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी, आपको रिकमेंडेशन प्रैक्टिस बोलता है कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप काम ही नहीं कर सकते। रिटर्न प्रैक्टिस अगर सैंपल के तौर पे आपको चाहिए तो मेरे से ले लीजिए, मैं आपको देगा कुछ रिटर्न प्रैक्टिस कंपनी को बनाने के लिए। अगर चाहिए तो जनरली बहुत सारे लोग आते हैं कि यार रिटर्न प्रैक्टिस हमारे पास नहीं है, देखना है, तो भी मेरे पास पड़ा है रिटर्न प्रैक्टिस, आपको मिलेगा। लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, और वो रिटर्न प्रैक्टिस में क्या डिस्क्राइब किया होगा, वो रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर द टेक्नीशियन हो उसको ट्रेन कैसे करना है, उसका एग्जाम कैसे लेना है, उसको सर्टिफिकेट कैसे देना है, वो होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि जनरली हम लोग एनडीटी लेवल 2 है तो हमारा सर्टिफिकेट सबमिट करवाती है, फिर हमारा अलग से वापस एग्जाम करती है, पीटी हो या एमटी हो, जो भी, कोई एक मेथड या 2 मेथड या चारों चार वॉट। ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है उसकी कंपनी के अंदर रिटर्न प्रैक्टिस में ऐसा लिखा है कि आपको कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे आता है, कोई भी इंजीनियर आता है, उसको ये फील्ड में काम करना है तो उसको वो ट्रेनिंग करना पड़ेगा, इसके लिए कंपनी के रिटर्न प्रैक्टिस में लिखा। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि भाई खाली सर्टिफिकेट मांगते हैं, भाई सर्टिफिकेट दे दो हो गया, क्योंकि उसकी रिटर्न प्रैक्टिस में ऐसा लिखा कि SNTTC1 ये जो है रिटर्न प्रैक्टिस आपके कोई भी कंपनी का बाहर का कोई एम्प्लॉयर हो उसका भी चलेगा, और वो सर्टिफिकेट उसके पास है तो वो कर सकता है, ऐसा वो लिखा होगा, इसके लिए वो कर सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। तो डिपेंड ऑन योर रिटर्न प्रैक्टिस, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस में ऐसा लिखा है कि भाई कंपनी में कोई एम्प्लॉयर आएगा उसको एनडीटी में काम करना है तो उसका टेस्ट वगैरह होना चाहिए, उसका एग्जाम होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग कैसा होगा, एग्जाम कैसा होगा, सब चीज लिखा होगा। अदरवाइज वहां पे ऐसा लिखा है, ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि चलो भाई बाहर से लिया है तो एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिपेंड ऑन योर रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी रिटर्न। ओके, स्टूडेंट इज एडवाइज टू स्टडी द लेटेस्ट एडिशन। आप याद रखो ये है ना, एडिशन घूमता रहता है, मतलब बदलता रहता है। पहले दो देखो भाई, तो बहुत साल पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे याद है तब तक 2001, 2006, 2000, 2000, 2001, 2006, 2009, 2011, 2016, अभी 2020 चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एडिशन, ये 2020 में आया, इसके लिए उसका 2020, तो आने वाले टाइम में नया भी कुछ आएगा। तो जनरली सब लोगों को हम लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि आपको लेटेस्ट एडिशन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, टू डिटरमाइन द रिकमेंडेशन नंबर ऑफ द आवर्स, मतलब ये जो रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है ना, इसमें कितने आवर्स का ट्रेनिंग लेना है, क्लासरूम कितना ज्वाइन करना है आपको, कितना मंथ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पेनेट्रेंट टेस्ट के अंदर, वो सब का सब डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ट्रेनिंग आवर्स का बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया गया है। देखो यहाँ पे SNTTC1 ये जो है वो समझो एकोस्टिक, टोटल मैंने यहाँ पे 16 मेथड डाले हैं। ठीक है, तो ये है एग्जामिनेशन मेथड, एग्जामिनेशन मेथड है, टोटल 16 मेथड होंगे, राइट, टोटल हमने आगे डिस्कस किया ना 16 मेथड। इसके बाद ये एनडीटी लेवल 1 करना है या लेवल, किसी को लेवल 1 करना है, किसी को लेवल 2 करना है, ऐसे सभी में लेवल 1 लेवल 2, ये टेक्निक्स है। मेथड भले ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग हो,
लेकिन इसमें अलग अलग मेथड होता है। लोग बोलते हैं ना कि एसी फील्ड मेजरमेंट टेक्निक्स, एडी करंट टेस्ट, एडी करंट टेस्टिंग, तो ये सब चीज इसमें, मतलब ये जो है वो टेक्निक्स है। मेथड मैन है, मैन मुंडी है, मतलब मैन हॉर्स है, और उसके जो अलग अलग पार्ट है वो टेक्निक्स है। वो टेक्निक्स में भी लेवल 2 लेवल 3 वो सब चीज लेवल 2 किया जाता है, ठीक है। लेवल 3 तो एक ही मेथड में ही होता है। ओके, अभी ये ट्रेनिंग अवर्स है। ट्रेनिंग अवर्स मतलब समझो ये लेवल 1 है तो उसके लिए 40 अवर्स, लेवल 2 है उसके लिए 40 अवर्स। यहाँ पे मिनिमम अवर्स इन मेथड एंड टेक्निक्स है, यहाँ पे टोटल अवर्स इन एनडीटी है, ठीक है। तो ये मैं एक पेनाटन टेस्ट का एक समझाता हूँ। देखो लिक्विड पेनाटन टेस्ट अभी हम कर रहे हैं, राइट। अगर आपको लेवल 1 करना है तो 4 आवर्स का ट्रेनिंग आपको क्लासरूम ट्रेनिंग होना चाहिए। कितना? 4 आवर्स का। लेकिन अगर आपको लेवल 2 करना है तो 8 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए। ये रूल्स है। ये कौन रूल्स बोलता है ऐसा? SNTTC 1A 2020 रिकमेंडेशन प्रैक्टिस, जो कोड है, कोड तो नहीं बोलेंगे, एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है, वो आपको बोलता है। ओके, अभी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट का आपने 4 घंटा तो बोल दिया यहाँ पे लेवल 1 के लिए। लेवल 2 कुछ लोग डायरेक्टली लेवल 2 करते हैं ना, ऐसा भी होता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेवल 1 करना जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आप डायरेक्टली लेवल 2 भी कर सकते हैं। तो जो लोग डायरेक्टली लेवल 2 करते हैं इसका ये सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। समझो आप लेवल 2 कर रहे हो तो 4 + 8 कितना हो गया? 12, राइट। तो आपको फिर 12 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये रूल्स है, रूल्स रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है। जनरली यहाँ पे भी मिनिमम ट्रेनिंग, मिनिमम आवर्स इन मेथड, ये जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टोटल ट्रेनिंग आवर्स दिया गया है। इसमें टोटल ट्रेनिंग आवर्स में आपने आप इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना वो सब चीज इसमें आ जाता है, ठीक है, ठीक है। टोटल ट्रेनिंग आवर्स में तो ऐसा नहीं तो ये क्या है ये क्या है, दोनों कोई डिफरेंट नहीं है, ये टोटल है। टोटल मतलब सब चीज आ जाता है इसमें। और ये मिनिमम आवर्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो होना ही चाहिए। टोटल होगा नहीं होगा देखा जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये पूरा का पूरा 16 रेडियोग्राफी टेस्ट है। रेडियोग्राफी में लोग रेडियोग्राफी करते हैं, कंप्यूटर रेडियोग्राफी करते हैं, कंप्यूटर ट्रोमोलॉजी करते हैं, डॉक्टरी लाइन में रहता है, राइट। ये डॉक्टरी सिस्टम है। डॉक्टर जो हमारा हार्ट पिंजर, ये जो हमारा हार्ट है या तो हमारा कोई हड्डी है उसका जब आरटी करता है तो उसको देखने के लिए वो सब चीज होता है। ये डिजिटल रेडियोग्राफी, ये तो हम आजकल मार्केट में फेमस है, पता है ना आपको इसके बारे में। रेडियो डिजिटल रेडियोग्राफी है। तो लेकिन जनरली हम किस में करते हैं रेडियोग्राफी? इसमें करते हैं। अभी मैं आपको ये बोलूं कि ये डाई पेनिट्रेंट टेस्ट 4 + 4 आवर्स है, राइट। तो टोटल कितना घंटा हुआ? 12 आवर्स, 12 आवर्स। तो अगर सर्टिफिकेट आपका आता है तो सर्टिफिकेट के अंदर जनरली ये मैं एक सैंपल सर्टिफिकेट बनाया है, ठीक है। आपको मेरा ही बनाया ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो यूट्यूब में, राइट, ठीक है। देखो ये मेरा यहाँ पे नाम डाला है, यहाँ पे लेवल 2 डाला है। ये किसके हिसाब से है? तो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग SNTTC 1A 2020 एडिशन के हिसाब से है। यहाँ पे टोटल ट्रेनिंग आवर्स डाले हैं। क्या डाला है? टोटल ट्रेनिंग आवर्स 16 आवर्स। टोटल यहाँ पे 16 आवर्स डाले हैं। 16 आवर्स क्यों डाले हैं भाई? वहां पे क्या बोला था? मिनिमम 12 घंटा। 4 + 2, अगर आप डायरेक्टली लेवल 2 कर रहे तो 4 + 8 कितना हुआ? 12। लेकिन ये तो मिनिमम था ना, ऊपर लिखा है ना मिनिमम। तो इससे ज्यादा आप ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते। इसके लिए मैंने यहाँ पे कितना लिया है? 16 घंटा लिया, मतलब थोड़ा ज्यादा लिया, 4 घंटा 4 आवर्स एक्स्ट्रा लिया है, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी हम लोग हमारा मूल बात पे आते हैं धीरे धीरे, पॉइंट बाय पॉइंट। अभी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने टाइप्स के लेवल है? मैं तो बोल दिया कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, लेकिन मैं बोला ऐसा नहीं चलेगा। कोड क्या बोलता है ऐसा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इन द प्रोसेस बीइंग इनिशियली ट्रेन, अगर आप जब ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं चेयर पे, मतलब आप ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर रहे हैं तब, या तो आप क्वालिफिकेशन लेना स्टार्ट कर रहे हैं तब, या तो सर्टिफाइड होने के लिए आप आए हैं तब आपको ट्रेनी ही गिना जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? SNTTC 1A 2020 बोलता है। कौन बोलता है? SNTTC 1A 2020 ऐसा बोलता है कि उस टाइम पे जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या क्वालिफिकेशन कर रहे हैं या सर्टिफाइड कर रहे हैं तब तक आपको ट्रेनी ही गिनना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं, ऐसा उसका तोड़ मड़ोड़ के यूज नहीं कर सकते। सर मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं साइन करना स्टार्ट करता हूँ, रिपोर्ट में मैं परफॉर्म करना था स्टार्ट करता हूँ, मुझे आता ही है, ऐसा नहीं चलेगा। आप उस टाइम पे ट्रेनी ही गिने जाएंगे। ओके, तो ट्रेनी शुड वर्क विथ सर्टिफाइड इंडिविजुअल। हाँ, ट्रेनी जो है वो जो सर्टिफाइड है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, उसके साथ काम कर सकता है।
राइट। ओके, द ट्रेनी शुड नॉट इंडिपेंडेंटली कंडक्ट, वो इंडिपेंडेंटली ट्रेनी जो है उस टाइम पे इंडिपेंडेंटली वो एनडीटी मेथड को कंडक्ट नहीं कर सकता है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है, उसको इवेल्युएट नहीं कर सकता है, उसको रिपोर्ट और रिजल्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। वो खाली काम कर सकता है, हाँ ये डिब्बा है, हाँ मैं देता हूं, चलो ये यूज करो, ओके ये यूज करो, ये पानी है उसको यूज करो, ऐसा जनरली आप देख सकते हैं, लेकिन आप उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, उसको आप कंडक्ट नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते। क्यों? ये कौन बोलता है? ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा है? एसएनटीटीसी 1 ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, टोटल एनडीटी लेवल, तो 3 बेसिक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आर फॉलो। पहला है लेवल 1, दूसरा लेवल 2, तीसरा लेवल 3। ये 3 है, तीनों का ड्यूटी क्या है वो हमको पता चल जाएगा, तो मोस्टली डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो लेवल 1 है वो, ही शुड बी क्वालिफाइड टू प्रॉपर परफॉर्म द स्पेसिफिक कैलिब्रेशन, वो खाली कैलिब्रेशन ही कर सकता है। दूसरा, वो परफॉर्म कर स्पेसिफिक एनडीटी, जिसमें वो एनडीटी लेवल 1 है वही वो परफॉर्म। समझो मैं आपको ये बोलूं कि मैं लेवल 1 का, एक बंदा आया लेवल 1 करने के लिए, उसको मैं लेवल 1 का सर्टिफिकेट दे दिया, सब ट्रेनिंग वगैरह सब हो गया, फिर क्या होगा? साहब मैं तो डीपीटी में लेवल 2 हूं, मैं एमटी भी कर सकता हूं, लाओ मैं एमटी कर दो, तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसको देखो, ये सब चीज लिखना इसके लिए जरूरी है, एकदम स्मॉल चीज लिखना इसके लिए जरूरी है। कुछ लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में ऐसे बैठे हैं, उसका तोड़ मरोड़ के ना अलग ही मीनिंग निकालेंगे, समझे। और ये हम लोग नहीं लिखते हैं, ये कौन लिखता है? लॉयर लिखता है। जब कोड का लिखना अगर इंजीनियर लिखता है ना, तो उसका डबल मीनिंग होता है। इंजीनियर नहीं लिखता है, वो लॉयर लिखते हैं, ताकि एक ही सेंटेंस का जो भी मीनिंग है वही मीनिंग फिक्स हो। जनरली हम लोग दस्तावेज करने जाते हैं ना, तो लिखते हैं ना, हमारा असील ये है और ये असील को हमने ये प्रॉपर्टी दिया है, तो ये लेने सामने वाला पार्टी ये है, ऐसा करके सब लिखता है ना, उसका डबल मीनिंग हम कर नहीं सकते। वो कौन लिखता है? लॉयर लिखता है। हम लोग हाथ से नहीं लिख सकते, हम लोग हाथ से लिखेंगे तो उसका डबल मीनिंग होगा। अगर ये नहीं लिखा होता तो इसका क्या मीनिंग होता? इसका मीनिंग ये होता, ही शुड बी क्वालिफाइड प्रॉपरली। अगर ये नहीं लिखा होता, साहब मैं तो एनडीटी लेवल 1 हूं ना, ऐसा कहां कोड में लिखा है किधर भी कि भाई डीपीटी में लेवल 1 हो तो एमटी नहीं परफॉर्म कर सकता? ऐसा कहां लिखा है? समझे आप? तो बहुत कंफ्यूजन जनरेट ना हो इसके लिए ये सब लाइन लिखे गए हैं कि ही शुड बी परफॉर्म स्पेसिफिक एनडीटी कैलिब्रेशन एंड स्पेसिफिक एनडीटी मेथड को परफॉर्म कर सकता है। ओके, अभी वो इवेल्युएट कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है, एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन कर सकता है। कब? अगर अगर लेवल 2 या लेवल 3 उसको रिटर्न में लिख के देगा कि यस तुम करके आओ, तो टेलीफोन में बोल दिया, हाँ तुमने लेवल 1 तुमने वो परफॉर्म किया ना एनडीटी, हाँ तुम उसका इवेल्युएट कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। रिटर्न में कौन ऐसा बोलता है? एसएनटीटीसी 1 बोलता है कि डिटरमाइन अकॉर्डेंस विद रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और सुपरविजन फ्रॉम द लेवल 2 एंड लेवल 3 पर्सन जब बोलता है तो ही ये कर सकता है, अदरवाइज वो ये चीज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपकी रिटर्न प्रोसेस के अंदर अगर ऐसा नहीं डाला है कि लेवल 1 ओनली परफॉर्म कर सकता है, ऐसा ही लिखा है, तो वो परफॉर्म ही कर सकता है, वो इवेल्युएट नहीं कर। आपकी रिटर्न प्रैक्टिस में अगर ऐसा डाला है कि हाँ वो परफॉर्म भी कर सकता है, इवेल्युएट भी कर सकता है, तो वो नीचे साइन होता है ना, अप्रूव्ड बाय ऐसा करके साइन होता है ना, लेवल 2 एंड लेवल 3 का साइन होता है ना, तो वो साइन अगर है तो ही वो इवेल्युएट। ओके, अभी लेवल 2 का ड्यूटी देखते हैं क्या है। लेवल 2 जो है, ही शुड बी क्वालिफाइड सेटअप कैलिब्रेशन कर सकता है। ये पूरा देखो, लेवल 1 का पूरा काम कर सकता है, राइट। तो इसमें मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं है। दूसरा एक्स्ट्रा में कर सकता है, वो इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन रिजल्ट कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कर सकता है, राइट। कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो इवेल्युएशन कर सकता है, वो रिजल्ट भी दे सकता है। एक्स्ट्रा में वो क्या कर सकता है? उसको थ्रू आउट फेमिलियर नॉलेज होना चाहिए, एनडीटी लेवल 2 को थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो लेवल 1 को गाइड कर सके। लेवल 1 कुछ कुछ लोग ऐसा होता है, लेवल 2 तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, वो गाइड ही नहीं कर पाता है। लेवल 1 को क्या काम देना है, बहुत सारे 10-12 लोग मॉर्निंग में आके खड़े रह जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार किसको क्या काम दो, तो एक गाइड भी कर लेना चाहिए लेवल 1 को। तो ये सब ड्यूटी लेवल 2 का है। ही शुड बी क्वालिफाइड द सेटअप द कैलिब्रेशन इक्विपमेंट एंड इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएट द रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबल कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रिजल्ट भी देना होना चाहिए, मतलब उतना नॉलेजेबल होना चाहिए। ही शुड बी थ्रूली फेमिलियर द स्कोप and limitation of the method with the qualification qualified the should
exercise assign the responsibility of the job trainee and guidance of the trainee of NDT level 1 person. ओके, अभी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है, उसका लिमिटेशन ही पता नहीं है कि मैं सब सरफेस में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वहां पे वो लेवल 2 बोल देगा हाँ तो कर देना, ऐसा चलेगा? लिमिटेशन पता होना चाहिए। अगर लेवल 2 जिसमें किया है उसमें वो मेथड के अंदर उसको लिमिटेशन भी पता होना चाहिए और वो गाइड भी कर लेना चाहिए, उसको पूरा असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज लेवल 2 का ड्यूटी हो गया, लेवल 1 का ड्यूटी हो गया, लेवल 2 का ड्यूटी हो गया, लेवल 3 की बात करते हैं। राइट, लेवल 3 है he should be capable to developing the qualifying and approving the procedures established and approving the techniques। अभी यहां से क्योंकि ये लंबा सेंटेंस है, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे ही पहले मैं समझा देता हूं फिर पढ़ लेते हैं। लेवल 2 है, लेवल 3 है, वो क्या कर लेना चाहिए? लेवल 1 का भी काम कर सकता है, लेवल 2 का भी काम कर सकता है। ओके, लेवल 2 तो रिपोर्ट भी बना सकता है, यहाँ पे भले नहीं लिखा है, लिखा है कि नहीं? हाँ, ही शुड बी ऑर्गेनाइज द रिपोर्ट एंड एनडीटी टेस्ट रिजल्ट, वो रिपोर्ट भी लेवल 2 बना सकता है। लेकिन लेवल 3 है, दोनों का भी काम कर सकता है, दोनों को गाइड भी कर सकता है, दोनों को अप्रूव भी कर सकता है, दोनों को सर्टिफिकेट भी दे सकता है, कोई मेथड है उसको अप्रूव भी कर सकता है, कोई मेथड डेवलप भी कर सकता है, रिटर्न प्रैक्टिस साइन भी कर सकता है। और दूसरा, वो थ्रूली फैमिली प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। समझो एक कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा होता है ना, कुछ अलीबाबा अंकलेश्वर में ऐसा ही बहुत सारा काम चल रहा है कि भाई हाँ चलो एक मुझे टैंक चाहिए, क्लाइंट ने बोला मुझे एक टैंक चाहिए, बस उसमें 2 होल होने चाहिए, 2 नोजल होने चाहिए, वो खाली बोले कोई कोड बोर्ड कुछ नहीं, ऐसे मुझे बना दो 10 mm थिकनेस का, ऐसा होता है ना। वहां पे आप डीपीटी करने गए तो वो तो ना तो एएसएमई से बना है ना तो आईबीआर से बना है, वॉटेवर जो भी है, ये तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एएसएमई के हिसाब से, वहां पे कोई भी कोड नहीं है। तब हम डीपीटी करने गए, वहां पे कोई एक रिपेयर आया, लीनियर इंडिकेशन आया, वो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है कैसे पता चलेगा? तो उस टाइम पे किधर भी नहीं दिया गया है, तो लेवल 3 जो है वो आपको उसका गाइडेंस करेगा। लेवल 3 है वो डिसाइड करेगा कि कितना एक्सेप्ट करना है, कितना रिजेक्ट करना। अगर कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन नहीं है तो ठीक है, बाकी तो कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन है तो कोई आपको मसला नहीं है। लेवल 3 जो है डिसीजन, वो तो क्या करना है, कोड खोलना है, ओके यहाँ पे 10 mm एक्सेप्ट है, ओके एक्सेप्ट कर दो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो, खलास। नहीं, कोई रॉकेट नहीं है। अभी दूसरी बात, कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन है क्या? कोड मतलब ऐसा कि जो हमको गाइडलाइन दे, गाइडलाइन मतलब एक एएसएमई जो है वो कोड है, वो हमको गाइडलाइन देता है। स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऐसा कि इसको परफॉर्म करना है, ऐसा लिखा है उसी को परफॉर्म करना है। ठीक है, कोड है वो गाइडलाइन देता है, स्टैंडर्ड हमको ऐसा ही करना है, स्पेसिफिकेशन है वो क्लाइंट देता है। क्लाइंट जो है, समझो एलएनटी में कोई एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, बाहर से एक क्लाइंट है, उसने उसको प्रोजेक्ट दिया प्रेशर वेसल का, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन उसका क्लाइंट ऐसा बोलेगा कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, कोड में भले ही पोरोसिटी 0.5 mm एक्सेप्ट है, लेकिन 1.5 mm एक्सेप्ट है, स्टैंडर्ड में भले ही 1, मुझे पोरोसिटी नहीं चाहिए, वो तुम्हारा मसला है, मुझे कोई पोरोसिटी ही नहीं चाहिए, नो पोरोसिटी एक्सेप्ट, तो ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहला कौन आता है मार्केट में? स्पेसिफिकेशन आता है। जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तब स्पेसिफिकेशन आता है। स्पेसिफिकेशन है वो एंड यूजर जो है, जिसको वो प्रोडक्ट यूज करना है, वो जनरेट करेगा। अगर वो जनरेट नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, भाई वो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं, मुझे एज पर एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से प्रेशर वेसल बना के दो, या तो मुझे एज पर सेक्शन 2 सी के हिसाब से इलेक्ट्रोड बना के दो, या तो एएसएमई सेक्शन 1 के हिसाब से हीटिंग बॉयलर मुझे बना के दो, वो खाली कोड दे। तो वो जो स्पेसिफिकेशन है अभी ट्रांसफर हो गया कोड के हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से, राइट? तो डिपेंड ऑन स्पेसिफिकेशन। अगर स्पेसिफिकेशन जनरली, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट वो थोड़ा वो तेज दिमागी हो गए हैं, तो सब लोग स्पेसिफिकेशन दे ही देते हैं कॉपी पेस्ट करके कि ऐसा ऐसा चाहिए ऐसा, तो आप लोगों को, हमें अभी टेंशन नहीं, लेकिन सबसे पहले फॉलो हमको करना है स्पेसिफिकेशन को। ठीक है, ओके, अभी आते हैं आगे, अभी मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। लेवल 3 ही शुड बी कैपेबल टू डेवलपिंग, कोई भी मेथड को डेवलप कर सकता है, कोई भी लेवल 1 लेवल 2 को क्वालिफाई कर सकता है, और टेक्निक्स को भी क्वालिफाई कर सकता है, और अप्रूविंग द प्रोसीजर, वो कोई भी प्रोसीजर को अप्रूव भी कर सकता है, इस्टेब्लिशिंग एंड अप्रूविंग द टेक्निक्स, वो टेक्निक्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है। मैं टेक्निक्स के बारे में मैं समझाया, राइट? डिजिटल रेडियोग्राफी और सिंपल रेडियोग्राफी, राइट, वो दोनों टेक्निक्स है, एक्चुअली है रेडियोग्राफी टेस्ट, वो मेथड है।
मेथड है, लेकिन अगर मेथड में लेवल 3 है वो, तो फिर वो डिजिटल भी विकसा, उसके लिए नया कोई रॉकेट बाहर से आदमी लेने की जरूरत नहीं है, ये लेवल 3 ही काफी है इसके लिए, ठीक है। अप्रूविंग द टेक्निक्स एंड इंटरप्रिटेशन कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, अभी लेवल 3 को कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन पता ही होना चाहिए, वो जनरली पता ही होता है, क्योंकि उसका एग्जाम भी ऐसा स्टफ रहता है, ताकि उसको ये सब चीज आइडिया रहता ही है। तो हाँ, कुछ लोग है होते हैं रट्टा मार के पास हो जाते हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, डिजिग्नेटिंग द पर्टिकुलर एनडीटी मेथड, डिजिग्नेटिंग मतलब डिसाइड कर सकता है, मैं ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट को मुझे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, आरटी करना है, यूटी करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड लेवल 2 नहीं कर सकता है, लेवल 1 नहीं कर सकता है, वो डिसाइड जो है वो लेवल 3 ही कर सकता है कि कौन सी मेथड कहां यूज करना है। वरना ऐसा हो जाएगा कि इसमें हमको सब सरफेस में चेक करना था और डीपीटी करके आ गए, राइट। वो लेवल 1 ने बोला थोड़ा इजी है, पैसा बचेगा, चलो एक काम करो, या लेवल 2 ने बोला कि चलो भाई हम एक काम करो कि ये ऐसा प्रोसेस करके आ जाओ, तो ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एनडीटी मेथड और डेजिग्नेटिंग द पर्टिकुलर एनडीटी मेथड, techniques and procedure to be used. Okay, NDT level 3 should have sufficient practical background, applicable material fabrication and product technology, establishing the techniques and assist in the establishing acceptance criteria when none are otherwise available. अगर किधर भी क्राइटेरिया नहीं दिया तो डिसाइड भी कर सकता है। तो लेवल 3 का बहुत ड्यूटी है, देखा जाए तो लेवल 3 जो है देखा जाए तो बहुत सारा ड्यूटी है। लेवल 1 को गाइड कर सकता है, लेवल 2 को गाइड कर सकता है, प्रोसेस टेक्निक सब अप्रूव कर सकता है। ये सब चीज मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग लेवल 2 करना जान रहे हैं, जा रहे हैं अभी, तो ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन आजकल पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो लोग ऐसा बोलेंगे इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा क्या ड्यूटी। तो इसी की वजह से ये पहला जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जनरली लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उसके 3 एग्जाम आते हैं। पहला है जनरल एग्जाम, दूसरा स्पेसिफिक एग्जाम, तीसरा प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। जनरल एग्जाम जो है वो ओपन बुक एग्जाम है। कैसा एग्जाम है? ओपन बुक। उसमें क्वेश्चन एज पर एसएनटीटीसी जो रिकमेंडेशन किया है उसके हिसाब से क्वेश्चन में अभी समझाता हूं आपको, लेकिन जनरल एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है, स्पेसिफिक एग्जाम क्लोज बुक एग्जाम, सॉरी, ये जनरल है वो क्लोज बुक एग्जाम है, स्पेसिफिक ओपन बुक एग्जाम है, ये ओपन बुक, ठीक है। लिख लेता हूं ताकि बोलने में भी मसला ना हो, एक क्लोज बुक, ठीक है, ठीक है। और ये है प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें 10 चेक पॉइंट दिए जाते हैं। इसके डाई पेनाटन टेस्ट कर रहे हैं आप, डेवलपर कैसा यूज कर रहे हैं आप, पेनाटन कैसा डाल रहे हैं, कितने टाइम के बाद आप उसको क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद वो उसका क्लीनिंग करने के बाद इवेल्युएशन कैसे कर रहे हैं, आपका पोजीशन कैसा है, आपका बिहेव, वो बहुत सारा चीज उसमें 10 चेक पॉइंट होते हैं, वो 10 चेक पॉइंट है। ओके, अभी दूसरी बात, जनरल एग्जाम है उसमें कितना क्वेश्चन होना चाहिए, स्पेसिफिक एग्जाम में कितना क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, कुछ लोग 100 मार्क्स का रखते हैं, हाँ रख सकते हैं, लेकिन कोड क्या बोलता है? तो कोड जो है वो ऐसा बोलता है, यहाँ पे कोड के बारे में मैं थोड़ा बोल दूं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, कंफ्यूजन है ना, वही एक बहुत बड़ा डेंजर चीज है। यहाँ पे मैंने 16 मेथड दिखाया है, राइट, यहाँ पे 16 का 16 है टोटल, देख लो यहाँ पे 16 है ना। अभी इसमें लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट है, ठीक है। इसमें अगर लेवल 1 का एग्जाम है, जनरल एग्जाम है, जनरल का क्वेश्चन है, तो उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जनरली। ये रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है, इसमें आप प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हाँ मेरे को 40 बोला था कोड ने, लेकिन मैं तो 40 नहीं, मेरे को 30 रखना है तो मैं रख, यस डेफिनेटली रख सकते हैं। ये जस्ट आपको गाइड करता है, इसके गाइड से आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसके गाइड से थोड़ा आप ट्रेन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा गाइडलाइन दिया गया है। जनरल क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन है, नॉट मार्क्स, 40 क्वेश्चन लेवल 1 के लिए। लेकिन लेवल 2 है तो उसके लिए भी 40 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ जनरल 40 क्वेश्चन हो गया पेनिट्रेंट, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट के लिए, राइट। ओके, अभी 40 क्वेश्चन हो गया जनरल के। स्पेसिफिक के 20 क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पे 20 दिखाया है, राइट। तो स्पेसिफिक के 20 है, और वो जो है वो ओपन बुक है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं ओपन बुक, ये है क्लोज बुक,
जनरली ये दोनों इजी ही है लिक्विड पेनिट्रेशन में ऐसा। तो ऐसे सभी 16 का 16 मेथड का यहाँ पे SNTTC1A कुछ गाइडलाइन करता है, वो गाइडलाइन यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, अभी हम लोग ओरिजिनल पोजीशन में हम लोग आगे आते हैं। ये है 10 चेक पॉइंट, ठीक है। अभी देखो ये है, अभी मैं बात करता हूं परसेंटेज की, पासिंग रेंज कैसा होगा। तो जनरल पेपर है, उसमें आपको 70% लाना है। कितना लाना है? 70%। 40 क्वेश्चन में से आपको 70% ओके होना चाहिए। स्पेसिफिक है, उसमें 70% आना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल है, उसमें आपको 80% आना चाहिए, तभी आप पास गिने जाएंगे। ओनली पास तभी। ओके, दूसरा क्राइटेरिया और एक है, और एक ऐसा क्राइटेरिया है, ये तीनों का एवरेज है, एवरेज 80% से ज्यादा होगा तभी पास गिने जाएंगे आप। राइट और रॉन्ग? ये ऐसा क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया कौन बोलता है? SNTTC1 है, कोड। हम लोग है ना जो भी डिस्कस करेंगे ना, वो कोड को वैल्यू देके, कोड का रेफरेंस देके डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि कोड नहीं है तो कुछ नहीं है, वरना सब अलीबाबा यहाँ पे होता ही है। इंडिया में तो मैं देखा है, बाकी हम लोग सऊदी अरबिया में ऐसा नहीं काम किया, हमने ओमान में ऐसा काम नहीं किया, हमने बहरीन में ऐसा काम नहीं किया, दुबई में हमने ऐसा काम नहीं किया। कोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इंडिया जो है ना, पहले 25 साल उन लोगों से आगे था, 25 साल, आज 50 साल पीछे रह गया है। मतलब 75 साल का हमको झटका लगा। उसका रीजन क्या है? साहब चलता है, साहब चलता है, सब चलते की वजह से है ना बहुत लॉस हो गया है, ठीक है। वो सब छोड़ो, अभी उसमें हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम लोग बात करते हैं 80% एवरेज की। एवरेज 80% होना चाहिए। अभी मुझे ये बोलो, मेरा जनरल में आया है 75%, स्पेसिफिक में आया है 70%, और मेरा प्रैक्टिकल में आया है 85%, तो मैं पास हूं कि फेल हूं? पास हूं कि फेल हूं? देखो, जनरल में 70 से ज्यादा आ गया तो जनरल पास हो गया, स्पेसिफिक में 70% से ज्यादा आया, स्पेसिफिक पास हो गया, प्रैक्टिकल में 80% से ज्यादा 85 आया, पास हो गया, ठीक है। तीनों का एवरेज करेंगे तो 5 इसमें डालेंगे तो 75, तो एवरेज 75% हुआ। लेकिन एवरेज कितना चाहिए? 80% चाहिए, तो हम लोग फेल हो गए, इसमें फेल। राइट? एवरेज जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज जो है 80% होना चाहिए। 80% एवरेज नहीं है तो प्रॉब्लम। तो यही एक फंडा है यहाँ का, ये रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी बात करते हैं लेवल 1 एंड लेवल 2 का डिस्कस कर लिया हमने, राइट। अभी मैं आपको एक थोड़ा पेपर दिखाता हूँ, पेपर नहीं, सर्टिफिकेट। ये मैंने खुद बनाया है, कंट्रोवर्सी ना हो इसके लिए। अभी देखो, ये यहाँ पे जनरल है, स्पेसिफिक है, प्रैक्टिकल है, कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब एवरेज। पासिंग रेंज देखो, यहाँ पे 70% डाला है, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे पासिंग रेंज 70% डाला है, यहाँ पे पासिंग रेंज 70% है, प्रैक्टिकल में 80% है, और कंपोजिट मतलब एवरेज 80% होना चाहिए। और इसके बाद में देखो, एक्चुअल में अगर समझो आपको 85 आया है, यहाँ पे स्पेसिफिक पेपर में 85 आया, प्रैक्टिकल में 82 आया है, तो कंपोजिट आपका 84 हो गया, तो आप पास हो गए, तो यहाँ पे पासिंग का सिंबल आ गया, राइट। तो ऐसा रूल्स है, ये रूल्स है। बाकी तो नई रूल्स करने वाले तो बहुत भरे पड़े हैं करते ही हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी लोग। अभी बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 जो है, उसका बेसिक एग्जाम होता है, मेथड एग्जाम होता है, स्पेसिफिक एग्जाम होता है, 3 एग्जाम होते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे साहब हमने तो 2 ही एग्जाम देखे, आप 3 क्यों बोल रहे हैं? तो भाई ये जो 2 एग्जाम है, वो बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज है, एनडीटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का। तो SNTTC1A, उसमें एक SNT, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ा एक छोटा सा सर्विस प्रोवाइड करता है, और एक एग्जामिनेशन का सर्विस प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है? बेसिक पेपर भी लेता है और मेथड पेपर भी लेता है। समझो 16 मेथड है, तो हर बार आपको बेसिक देने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम लिमिट के लिए, कुछ टाइम लिमिट के लिए समझो आपने बेसिक पास कर दिया, तो फिर आपको एक ही बार बेसिक देना है, सिंपल, वन टाइम, फिर आप मेथड एग्जाम देता रहिए। अभी मैं ये 2020 की बात करता हूं, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 39,000 रुपीज, 39,000 रुपीज बेसिक एग्जाम के होते हैं, 39,000 रुपीज मेथड एग्जाम के होते हैं। और कौन लेता है वो? ASNT जो ऑर्गेनाइजेशन है, ASNT सर्टिफिकेशन जो बॉडी है, वो लेता है पैसा।
कितना पैसा है बेसिक का? 39,000 अप्रोक्स। मेथड का भी 39,000 अप्रोक्स। समझो आपको आरटी देना है, पीटी देना है, यूटी देना है, पीटी देना है और यूटी देना है, तो भाई 39 39 39 उसका जोड़ लो, प्लस बेसिक तो करना ही है आपको एक बार, भले ही सब में एक ही बार करो लेकिन बेसिक तो एक बार करना ही पड़ेगा, तो उसका भी 39 जोड़ लो। 39 39 39 39 जितना भी मेथड देना है 39 39 39,000 ऐड करते जाओ। ऐसा ये रूल्स है। लेकिन ये जो दोनों एग्जाम है वो एएसएनटी ले लेता है। रही बात ए एग्जाम की, समझो आपने ये दोनों एग्जाम पास कर लिए, आप लेवल 3 बन गए, तो आपको तो सर्टिफिकेट लेवल 3 का मिल जाएगा। लेकिन कोई कंपनी आप ज्वाइन करेंगे, जब एलएनटी है, एसआर है, रिलायंस है, व्हाटएवर जो भी कंपनी बड़ी है कंपनी, उसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका वहां पे कौन सा एग्जाम होगा? वो लेवल 3 का स्पेसिफिक एग्जाम होगा। और वो जो स्पेसिफिक एग्जाम है वो लेते हैं। लेकिन कहाँ यार, अली बाबा सब चल रहा है, पेपर पे सब चल रहा है, स्पेसिफिक ठीक है साहब आपका कोई बात नहीं, एक काम करो मैं फॉर्म भर दो, उसमें हम टिक मार्क कर देंगे, सब हो गया, अब लेवल 3 तो है ही, ऑलरेडी 2 एग्जाम पास करके आए हैं। इसी की वजह से बाकी गल्फ कंट्री में ऐसा नहीं है भाई। हम लोग सऊदी अरबिया में थे तो हम लोगों का तो वहां पे कंप्लीटली स्पेसिफिक एग्जाम लिया ही गया, लेता ही है, क्योंकि वो कंपनी रूल्स है। एसएनटीसी प्रोवाइड द सर्विस एट द इंडस्ट्रियल providing level 3 examination basic and method exam area, right? And because of the individual requirement of the many industry using NDT, क्योंकि many industry यूज कर रहा है, इसके लिए उसने ये दोनों एग्जाम का सेटअप कर लिया कि भाई वो आप दोनों दे देंगे, लेवल 3 हो जाएंगे, बाद में आपको बचेगा ये, और वो कौन लेगा? तो स्पेसिफिक एग्जाम स्टिल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब जो कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं, जो लेवल 3 जो कंपनी में जॉब करने जाता है, वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इसका एग्जाम लेने का। लेकिन सब पेपर पे चल रहा है भाई मार्केट में। ठीक है, चलो उसमें मुझे कोई गम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है। अभी मैं सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूं। ओके, ये एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेट है। यहाँ पे ये जो है हमारा एड्रेस है, यहाँ पे एनडीटी सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे नाम लिखा गया है, टू फुल हैज फिल्ड द सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड हैज डेमोस्ट्रेटेड प्रोफिशिएंसी बाय सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन टू एनडीटी लेवल 2। किस मेथड में? पैनेट्रॉन है तो पैनेट्रॉन है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ओके, training course and examination as per requirement of अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग SNTTC 1A 2020 एडिशन के हिसाब से। और यहाँ पे जो मैं ये आपको रिजल्ट एग्जामिनेशन एज पर अंडर ये हमको समझा दिया। ये सर्टिफिकेशन आपका कंपनी का आपको सर्टिफिकेट नंबर दे दिया गया है। ये हमारा कंपनी का रिटर्न प्रैक्टिस है, ये हमारी कंपनी का रिटर्न प्रैक्टिस है। तो ये चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपको बोल रहा था ना रिटर्न प्रैक्टिस मेरे पास पड़ा है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है बहुत सारा चीज। ये भी है, ये J1, यहाँ पे लिखा है J1, नियर विजन एक्यूरेसी J1। तो J1 मतलब जनरली क्या होता है, जनरली मैं ये नंबरिंग सिस्टम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये J11, ये J थोड़ा बड़ा हो गया है, ये J10, ये थोड़ा छोटा हो गया J9, और थोड़ा छोटा हो गया J8, और थोड़ा छोटा हो गया J7, ठीक है, और थोड़ा छोटा हो गया J6, और थोड़ा छोटा हो गया J5, और छोटा हो गया J4, ये हो गया छोटा J3, ये हो गया J2, और ये J1। देखा ना, ऐसा ही मैं ड्रॉ किया, ट्राई किया। हाँ देखो, J1 मतलब 12 इंच दूर, 12 इंच मिनिमम, उससे ज्यादा नहीं जाना, उससे अंदर रहेगा तो चलेगा। 12 इंच मतलब थोड़ा ही हुआ ना, इतना ही हुआ, राइट। यहां से आप मतलब ये जो बुक पढ़ते हैं अगर आप, तो इसमें ये नंबरिंग सिस्टम है। J11 मतलब बड़े अक्षर है, वो बड़े अक्षर आप पढ़ लेने चाहिए, तो आपका आंखों का कैपेसिटी J11 जिगलर आपका 11 हो गया। तो जनरली डॉक्टर आपको बोलते हैं ना, एक आंख बंद करो वो नंबर क्या है, दूसरा आंख बंद करो वो नंबर क्या है, सब बोलाता है ना। तो ये एक सिस्टम है आंखों का चेक करने का। तो J11 थोड़े बड़े अक्षर है, J10 उससे थोड़ा छोटा है, ऐसे छोटे छोटे करके यहाँ पे J6, J5, J4, J3, J2, J1, H जिगलर नंबरिंग सिस्टम है, ठीक है। अभी कोड क्या बोलता है, ये नंबरिंग सिस्टम में मिनिमम J2 दिखना चाहिए। SNTTC 1A 2020 ऐसा बोलता है, आपका आंख मिनिमम तो ऐसा होना ही चाहिए, J2 तो पढ़ ही लेना चाहिए। अगर आप J3 ही पढ़ पाएंगे तो आप एनडीटी लेवल 2 नहीं कर सकते, एनडीटी लेवल 1 नहीं कर सकते, लेवल 3 नहीं कर सकते, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसका मतलब J1 पढ़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स गुड,
सुपर गुड, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई। बहुत सारे है ना लेवल 3 हम मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं, पिछले एक सेशन में आर्ग्यू किया था कि नहीं साहब मैं तो सर्टिफिकेट में J2 ही लिखेगा वो। अरे भाई J2 लिख सकते हो आप, लेकिन आपका आंख अगर J1 है, एक डेफिनेटली आपको वही करना पड़ेगा। तो ये जो J1 लेटर है वो मिनिमम आप लिख सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट J2 है। तो J3 अगर आपका आंख है, अभी दूसरी बात यहाँ पे दो में से एक आंख भी होगा तो चलेगा। फिर कुछ लोग ऐसा होंगे ना, एक आंख में थोड़ा ज्यादा नंबर होगा और एक आंख शायद J2 J4 हो सकता है और एक आंख शायद J2 हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना। तो दो में से कोई एक आंख मिनिमम, नेचुरल या करेक्टेड। नेचुरल या करेक्टेड का मतलब क्या हुआ? नेचुरल मतलब बिना चश्मा पहने या बिना अंदर उसमें डाले हुए, ठीक है। और करेक्टेड मतलब गोगल्स पहने हुए, चश्मा पहनना है और गोगल, मतलब नेचुरल हो या करेक्टेड हो, दोनों में से कोई एक मिनिमम आईज। दोनों देखेंगे तो वेल एंड गुड, पर दोनों में से कोई एक आईज तो, एक आई जो है, एक आंख है, वो मिनिमम J2 देख लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होते हैं, साहब मैंने आंखों में तो प्रॉब्लम है यार। अरे भाई कितने आंखों में? दोनों में नहीं, दोनों में नहीं, एक आंख में प्रॉब्लम है, कर सकता, डेफिनेटली आप कर सकते हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इसमें कोई बेशक नहीं है, कोई शक नहीं है, ठीक है। ओके, अभी आपको बोलता है मिनिमम J2, तो आपका सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पे मैंने देखो जानबूझ के J1 डाला है, मतलब मेरा आंख तो J1 ही है तो इसके लिए डाला है, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन J1 डाला है। सब आपने तो बोला था मिनिमम J2, तो आपने तो घुसा दिया J1। अरे भाई मिनिमम J2 है, अब बात समझे ना मेरा बात। ओके, तो अभी इसी पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं विजन एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। नियर विजन एग्जाम, द एग्जामिनेशन शुड एंश्योर नेचुरल और करेक्टेड नियर डिस्टेंस एक्यूरेसी एटलीस्ट वन आई। एटलीस्ट एक आंख आपका है वो कैपेबल होना चाहिए वो रीडिंग देखने के लिए, कौन सा? J2 मिनिमम, ये वर्ड याद रखो मिनिमम। बहुत सारा कंट्रोवर्सी लेवल 3, बहुत सारा इसमें कंफ्यूज है, ऐसा नहीं करना है, याद रखो यहाँ पे मिनिमम लिखा है। ओके, दूसरी बात, अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। ये हो गया किसका? SNTTC 1A 2020 का हो गया, लेकिन हम लोग तो ASME सेक्शन 5 यूज कर रहे हैं, राइट? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना ASME सेक्शन 5। तो ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 1 में भी उसने क्लियर दिखा है कि आपका आंक नियर मिनिमम J1 होना चाहिए। ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 9 विजुअल एग्जामिनेशन, उसमें भी मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, ये यूट्यूब में तो नहीं है, अली बाबा है, थोड़ा टेबल के नीचे वाला है, मैं चाहे तो आपको दे देगा। अगर ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 9 विजन एग्जामिनेशन, उसमें भी J1 मिनिमम लिखा गया है। तो आपको अगर आपका आंख ओके है तो याद रखो आप भी इंजीनियर हो, लेवल 3 है, उसको पोस्ट मारो नहीं साहब J1 मेरा है, आंख ओके है तो मेरा J1 ही डालो। वरना ऐसा हो जाएगा कि एक हीट एक्सचेंजर या प्रेशर वेसल है, उसका लॉन्ग सिन का डीपीटी करने गए और वहां पे आप ASME सेक्शन 5 के हिसाब से आपका कंपनी का प्रोसीजर है और ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन कोड है, लेकिन ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 1 में तो J1 लिखा है आपका नियर विजन, आपने घुसा दिया J2 सर्टिफिकेट में। जब कोई आपका क्लाइंट है वो आएगा और आपको बोलेगा लाओ ये तुमका सर्टिफिकेट दिखाओ, आपने दिखाया उसमें J2, अरे भाई ये तो J1 है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है J1 का, राइट? SNTTC 1A J2 बोलता है, ठीक है, SNTTC 1A जो है 2020 वो J2 मिनिमम बोलता है, लेकिन हमारा ASME सेक्शन 5 J1 बोलता है, तो आपको J1 वेल एंड गुड, सुपर स्ट्रिंज है तो J1 डालना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा हो गया हमारा। टाइप ऑफ साइज एंड लेटर डिस्टेंस इज डिजिग्नेटेड इन 12 इंच, मतलब 30.5 सेंटीमीटर ऑन स्टैंडर्ड जिगलर चार्ट। मतलब ये आप आंख पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं ना, वो जनरली 30.30.5 या तो 12 इंच हो गया, राइट? 12 इंच मतलब इतना ही होता है ना, इतना शायद होगा, 12 इंच 1 फीट एक्सप्रोक्स होगा, 1 फीट तक नियरली देख लेना चाहिए। ओके, अभी ऑर्थो रेडार मिनिमम 8 सिमिलर टेस्ट पैटर्न आल्सो एक्सेप्टेड एंड शुड बी द एडमिनिस्ट्रेशन एन्युअली। अभी दूसरी बात, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या है? इरिशा चार्ट, राइट? ये इरिशा चार्ट है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस चेक करने का है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना टाइप्स टेस्ट फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो ये जो है ये पॉइंट है कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन।
तो ये जो इरिशा चार्ट है वो एग्जामिनेशन शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी डिजिग्नेटिंग एंड द डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट अमंग द कलर ऑफ द शेड एंड ग्रेड यूज्ड इन मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। दिस शुड बी कंडक्टेड अपॉन द इनिशियल सर्टिफिकेशन एंड 5 ईयर इंटरवल थ्रेडेड। ओके, अभी कलर ब्लाइंडनेस है आंखों का, ठीक है, तो भी लोचा कलर, क्योंकि इसमें तो रेड कलर, हमको रेड कलर हो ग्रे कलर वॉट एवर, डाइपेनेट्रन टेस्ट में तो हमको कलर से ही डिफरेंशिएट करना है ना। रेडियोग्राफी टेस्ट में भी हमको कलर से ही, रेडियोग्राफी में तो आरटी फिल्म में 2 ही कलर आता है, या तो ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें तो रेड को ऐसा कुछ कलर है ही नहीं। तो हम लोगों को कलर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। पेनाट्रॉन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी जब व्हाइट पाउडर मारते हैं तो उसके ऊपर रेड कलर दिखता है, अगर हमको रेड व्हाइट जैसा ही दिखेगा तो ऐसा भी होता है ना, आंखों का तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, ऐसा कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं। इसके लिए ये क्या है, इरिशा इरिशा चार्ट, इशिहरा चार्ट, ठीक है। ये जो है यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम, ये कितना है, ये वेरी गुड, ये 12, ये 8 और ये 6, ये 29, ये है 57, ऐसा जो है ये पूरा का पूरा चेक करना है। इशिरा चार्ट है वो, ओके। वो जो है इशिरा चार्ट वो एवरी 5 साल में आपको देखते रहना, हर 5 साल खत्म हो गया तो ये चेक करना है आपको, राइट। तो नियर विजन जो है एवरी ईयर चेक करना है। तो बहुत सारी कंपनियां हर साल में लोगों का आई विजन करवाती है, उसका रीजन क्या है भाई, ये कोड बोलता है इसके लिए करवाती है, उसको शौक नहीं है, उसको तो पैसा ही बचाना है ना कंपनी वाले को, लेकिन वो क्यों करवाती है, जबरदस्ती उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कोड का रिटर्न प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसके लिए मेरे भाई वो लोग एवरी ईयर में क्वालिटी इंजीनियर हो या जो भी है प्रोडक्शन, मुझे पता नहीं है, लेकिन जनरली तो क्वालिटी इंजीनियर का तो हम लोग करवाते थे, मुझे तो उसका आइडिया है, एवरी ईयर करवाते थे हम लोग। उसका रीजन कोड में आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसी की वजह से। ओके, हम लोग हमारी मूल बात पे आते हैं। यहाँ पे ये जेवन हो गया, ये नील हो गया, ये टोटल आवर समझा दिया, ये है ईयर। तो जनरली पुराने अलीबाबा जमाने के टाइम पे 3 साल के लिए सर्टिफिकेट देते थे, लेकिन यहाँ पे 5 साल के लिए, देखो मैंने 5 साल के लिए बनाया अभी थोड़े दिन पहले, 14/8/2022, तो यही 8 मंथ चल रहा है ना, 14 मतलब 3-4-5 दिन पहले ही बनाया, राइट। तो एक सैंपल के लिए बनाया है, ठीक है। तो ऐसा होता है एनडीटी सर्टिफिकेट, और ऐसा जनरली इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो पूरा का पूरा मसला आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हम लोग और थोड़ा लास्ट टॉपिक तो ले ही लिया है, कलर कॉन्ट्रास्ट का बात डिस्कस कर लिया है, ये क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर क्लोज करते हैं। कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को वीडियो मेंबरशिप चाहिए तो यहाँ पे हम लोगों के साथ 499 में वीडियो मेंबरशिप मिलता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ये कोई बिजनेस नहीं है, हम लोग स्किल इंडिया के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जिन लोगों को एनडीटी लेवल 2 करना है, लेवल 1 करना है, या तो लेवल 3 भी करना है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रहना भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाते हैं, और हम लोग यहाँ पे लाइट बिल भी उसका नहीं है, अगर खाना अगर आप पका सकते हो तो यहाँ पे हम लोग गैस वगैरह सब रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से, कहाँ फूड का खाली पैसा आपका रहेगा, या तो अगर खाना पकाना नहीं आता, बगल में होटल है तो वहां